सिंपल है। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको एक अपने दोस्त से मिलवा रहा हूँ। इनको मैं दोस्त इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये प्रोफेशनली एक कांटेक्ट हैं, एक बहुत ही बड़े वेल्थ मैनेजर हैं। लेकिन दोस्त इसलिए कहता हूँ कि पता नहीं क्यों जब से इन्हें मिला हूँ, ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन जब से मिला हूँ तो एक दोस्ती जैसी महसूस होती है इनसे। एक बहुत ज़ेन किस्म के इंसान हैं। और अभी आप देखिए ना, राहुल जैन हैं, ये प्रेसिडेंट हैं और हेड हैं नुवामा वेल्थ के। वेल्थ जब नाम हम सुनते हैं तो अक्सर मन में यही आता है कि ये लोग तो बस सिर्फ जो अमीर लोग हैं उन्हीं के पैसे मैनेज करते हैं। क्या ऐसा है आपके साथ भी? नहीं नहीं, सबका मैनेज करते हैं। सबका करते हैं। लेकिन ये बताओ आप, ये जेन लुक कहाँ से आती है आपकी? मैं आपको जब मिलता हूँ एक स्माइल रहती है, कोई टेंशन नहीं, कोई फ्राउन नहीं, और आप इतने एक स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस काम में हैं, मनी मैनेजिंग के काम में हैं। तो ये कहाँ से सीखा आपने? पता नहीं, ये मुझे लगता है आपको लगता है। आप शायद मेरी वाइफ से मिलेंगे या मेरे कलीग से मिलेंगे तो आपको बहुत ही अलग। नहीं, मैंने सुना है कि कभी कभी गुस्सा भी कर लेते हैं आप, लेकिन मैं वैसे जब जो भी आपका डिमीनर है, बहुत ही एक लाइट किस्म का डिमीनर, और बहुत यंग भी लगते हैं। हाँ, तो यंग है इसलिए यंग लगते हैं। यंग है ना? हाँ। इसलिए यंग लगते हैं। तो इतने कम उम्र में इतना आपने इतनी तरक्की की, आप दिल्ली में पढ़े, तो कुछ ज़रा बताइए कि क्या सीक्रेट सॉस है आपकी ज़िंदगी का? कहाँ से चालू करूँ, पर uh, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा देखें, राइट, तो मेरा करियर का स्टार्ट आई वुड से बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंड से चालू हुआ था। और मैं जब कंफ्यूज बोलता हूँ तो काफ़ी कंफ्यूज था, बिकॉज मैं एक दिल्ली से पला बड़ा हूँ, आप भी वहीं से हैं। और हमारे फैमिली में खाली मैं ही एक हूँ जो सर्विस में आया, बाकी सब बिजनेस में थे इफेक्टिवली। मेरे फादर की फार्मेसी के स्टोर्स थे दिल्ली में, तो एट वेरी अर्ली स्टेज, मतलब जब मैं 15-16 साल का था तब से ही उसमें जाना शुरू कर दिया था मैंने। 15-16 साल की उम्र एज से? पे, हाँ। तो आई वर स्टिल रिमेंबर, मैं 9-10th में होता था तब मैं काफ़ी रेगुलर जाता था, क्योंकि और पापा क्या कुछ। करते थे आप वहाँ पे स्टोर में? फादर बिजी रहते थे कुछ और कामों में, कुछ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे घर पे। तो जैसे हमारे घर में जैसे आप, अगर आप दिल्ली के बनी को देखिए तो सबसे पहले अपनी दुकान पे कैश काउंटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कैश पे, गले पे तो हम ही बैठेंगे कैश पे। करेक्ट। तो मुझे पहले कैश पे बैठाने के बुलाते हैं, उनको भी जाना है तो राहुल को भेज दो, वो कैश पे बैठेगा। तो वैसे चालू हुआ, पर एक बात माननी पड़ेगी कि जैसे ही मैं चालू करता गया, द मोर आई गॉट इनटू इट, आई ऑल्सो फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था बिजनेस करने में। तो मुझे लगता है कि बड़ी शुरू से ही एक दिमाग में थॉट प्रोसेस, थिंकिंग थी कि कुछ बिजनेस टाइप अपना ही करना है इफेक्टिवली। और जैसे जैसे कॉलेज के टाइम, जैसे मेरा बड़ा एस्पिरेशन था कि मुझे एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए, पर वो हुआ नहीं। सो आई गॉट एडमिटेड टू दिस कॉलेज कॉल भगत सिंह इन साउथ दिल्ली कैंपस, करेक्ट। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, उस टाइम भगत सिंह में अटेंडेंस का इशू नहीं होता था, काफ़ी अच्छा कॉमर्स ग्रेजुएट होता था। तो मैं पूरे 3 साल इफेक्टिवली दुकान पे बैठा हूँ, 3 साल मोस्टली। और लोग बोलते भी थे कि क्या इंटरेस्ट है, कैसे करते हो, बट समहाउ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। और जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू बी गुड एट अकेडमिक्स, तो मेरी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा नंबर्स भी थे, काफ़ी रुझान भी था, मतलब आई ऑल्सो वाज अ कीन स्टूडेंट। पर अगर आप दिल्ली वाले फैमिलीज जो बनी हैं, मारवाड़ी जंग देखो, तो उनके बच्चों का बहुत क्लियर होता है, स्कूल से ही दुकान पे जाना चालू कर देते हैं, फिर कॉलेज वॉलेज में वहीं फुल टाइम रहते हैं। तो मेरा भी वैसे ही था, पर मेरा इंटरेस्ट भी था पढ़ाई में इफेक्टिवली। तो जो ये पूरा स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस था ऑफ सिटिंग इन द शॉप, तो जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, मुझे अभी भी याद है, मैंने पूरे फार्मा अपनी दुकान को ऑनलाइन ERP सिस्टम में एनेबल किया था। तो ये 98 की बात है, 98, 99, 25 years बैक इफेक्टिवली। सो द कीननेस वॉज वेरी हाई ऑफ डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन, और बिजनेस करने का। पर मेरे पापा का बड़ा इंसिस्टेंस था कि तुम बिजनेस कर लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट पहले कुछ MBA कुछ कर लो, इससे तुमको बाहर का एक्सपोजर भी मिले इफेक्टिवली। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। जब मैंने पहली टाइम अटेम्प्ट किया MBA करने के, तो मेरा क्लियर ही नहीं हुआ। तो मैंने सोच ही लिया था कि वेस्ट ऑफ टाइम ही लग रहा है मुझे, आई थिंक डेस्टिनी इज टुवर्ड्स बिजनेस।
सो आई हैड मेड माई ऑल माइंड कि मुझे तो बिजनेस ही करना है इफेक्टिवली, और वही पिताजी वाला। पिताजी वाला। और वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग इनटू मोर लाइंस ऑफ बिजनेसेस, दे स्टार्टेड सिल्वर बिजनेस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वाज वेरी अच्छा। कीन ऑन दैट, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था उसके अंदर। पर माई डैड वॉज वेरी इंसिस्टेंट, नहीं नहीं यू शुड ट्राई वंस मोर। सो 50 हार्टेड मतलब 50-50 अप्रोच में मैंने वापस ट्राई किया, पर जाता रहता दुकान पे, पर 50-50 अप्रोच में फिर से ट्राई किया। लकीली उस टाइम मेरा एडमिशन हो गया। आई वुड से लकीली बिकॉज जब मैंने पूरा एफर्ट मारा तब तो नहीं हुआ, जब 50-50 किया तो हुआ, तो आई एम श्योर दैट लक वुड हैव प्लेड अ रोल देयर, वो हो गया। I must say that I have never confessed this, but I still feel that that time also I was thinking कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ MBA करने भी, कहीं मैं फंस ना जाऊँ इसके अंदर। So I still remember कि people coming and telling me you should do 2 years and then come back, it's easy. But somehow after that it never came back. So I would say that my first job in ICICI was a big revelation for me in my thought process thinking, जहाँ काफ़ी आई वुड से फ्रीडम मिली काम करने की और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आई वुड से इट वाज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, करेक्ट। जब आप फैमिली बिजनेस में होते हैं तो वहाँ अपने अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, कंजर्वेटिविज्म काफ़ी होती है, आप कुछ नया करने जाते हो तो आपको काफ़ी पुशबैक भी मिलता है। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन विद फैमिली बिजनेसेस, करेक्ट। On the other hand, the professional organizations are very professional to work with. So I would say it was best of both the worlds in that sense in ICICI. And I would say that a large part of my learning happened for those 2 years. I think one of the key things which happened with me there was, or काफ़ी when I look at hindsight, it looks a difficult task that point of time. And I also think कि कैसे कर लिया उस time. जब मैं फर्स्ट डे अपने जॉब पे गया था, आप मानोगे नहीं, तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम MBA कॉलेज, यू नेवर एक्सपेक्ट दैट यू विल स्टार्ट मैनेजिंग 200 पीपल फ्रॉम day one, and 99% of people were more than my age that point of time effectively. So I think that was a big grapple, but it also was a big opportunity which otherwise would have not got. बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने राहुल, क्योंकि आज का जो माहौल है देश में वो ये है कि मुझे काम नहीं करना किसी कंपनी में, मुझे मैं कॉलेज में हूँ, आजकल तो बच्चे स्कूल से ही एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी शुरू कर रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक रनिंग बिजनेस था फैमिली का, और आप ये कह रहे हैं कि आप काम करने गए और उसके बाद से आप काम ही कर रहे हैं, और उस पर मैं चर्चा करूंगा आपके करियर पे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि जो बेनिफिट्स हैं किसी के लिए वर्क करने में, वहाँ भी आप एक एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग के साथ काम कर सकते हैं। हाँ, सो आई वुड से कि यही तो खास बात थी इफेक्टिवली व्हेन यू सेड दैट, व्हेन यू आस्क्ड मी कि जो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काफ़ी टाइम स्पेंड किया। एक तो 2 साल आईसेक में गया था और उसके बाद मैं 16 साल ईडलवाइज नोवामा में हूँ। 2 साल आईसेक में आई थिंक at the age of 24 I was the most senior person in that department which I used to work, which was ICICIdirect.com that time in Delhi, in terms of opening broking accounts 3-in-1. That was the very upmarket website online that time effectively. And managing those 200-300 people effectively was a big learning experience, अगर आप मानो, क्योंकि challenges और grapple बहुत different type के होते थे उस time. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल रिमेंबर most of the people were off role and very less salaries for them effectively. So managing those aspirations that time, incentive structures, and at a young age I think it was too much to handle that time, but I found that as an opportunity. So for example, the chaos which I have handled in those 2 years in ISEC is the chaos which I don't handle now also. So when you ask me ना कि zen feeling कैसे आती है, कि सारा chaos तो उस टाइम मेरे दिमाग से वो हैंडल हो चुका है। अच्छा कि आपने मुझे याद दिला दिया, मैं पूछना चाहता था, आपने वो टाल दी बात, मैं यंग हूँ कह के, लेकिन हर यंग इंसान में क्योस ज़्यादा होता है, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। तो आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, क्योंकि आप इतने पैसे, और यंग जब आपने कहा तो एक और चीज़ मेरे ध्यान में आई,
आजकल एक और चीज बड़ी कॉमन है, फायर कहते हैं लोग, हैं? और उसका मतलब बेसिकली ये है कि कितनी जल्दी हम रिटायर हो सके। ये बात कोई नई नहीं है, हमारे जनरेशन में भी, आप तो खैर यंग हैं, आपके में भी ये होती थी कि 40 साल पे रिटायर हो जाएंगे। तो जो यंग लोग हैं, और आप भी यंग हैं, जो आपको मैं कहूँगा तो कहेंगे आप एक अलग आपके ज़माने हिसाब से के तो मेरा रिटायरमेंट एज आने वाला है। हैं। तो बताइए उन्हें कि किस तरह से ये जो फायर का कॉन्सेप्ट है, पहली बात क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि ज़िंदगी केवल पैसे कमाने के लिए नहीं होती। आप 40 साल पे अगर नहीं जानते कि मैं करूं क्या, और आप बोर हो जाएंगे, आपके पास वो जुनून नहीं रहेगा क्या करना है, तो आपका इस पे क्या व्यू एज अ लीडिंग वेल्थ मैनेजर? सो आई वुड से कि ये कॉन्सेप्ट तो इंटरेस्टिंग है अनडाउटेडली, बट डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, करेक्ट। some find lot of joy and excitement in working every day. जैसे ये काफ़ी कहना, इट्स अ कॉमन सेइंग दैट someone who's been going to business regularly and when he becomes old age, तो आप उनको अगर बिजनेस से बाहर निकालेंगे तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है, करेक्ट। तो चाहे तो वो भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट इट इज़ इन माइंड सेट, करेक्ट। एंड इट आई वुड से दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट इफेक्टिवली, कि ये बात भी सही है कि पूरी ज़िंदगी क्या पैसे ही कमाते रहेंगे, दैट मनी शुड ऑल्सो गेट enjoyed. But the essence is that you should also understand ki where your enjoyment comes from effectively, and that is I think the most important part. किसी को पैसे कमाने में enjoyment मिलती है, किसी को फैमिली के साथ ट्रैवल करने में enjoyment मिलती है, किसी को ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करने में enjoyment मिलती है. So I would say that it depends कि किसको किससे enjoyment मिल रही है. और अगर for example if someone feels that what he is doing in terms of work and doing something else, for example, lot of people go towards social causes. A lot of people want to spend more time on hobbies, etc. What they want are very important or keen for them. I think that is where you have to have that realization कि what is important for you or what will make you feel more enjoy or make you feel more happier, peaceful in mind. उसका understanding clear हो जाएगा, then your conversation on fire is also relevant. कितने पैसे चाहिए फायर करने के लिए? वो भी मतलब अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट की डिपेंड करता है कि आपको जब आप फायर करो तो आपको कितना चाहिए महीने का खर्चा, सालाना खर्चा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई नो सर्टन पीपल हु हैव अ वेरी सीनियर राइट नाउ इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट देयर मंथली एक्सपेंसेस आर स्टिल 1 लाख रुपीज. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी सीनियर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो मंथली एक्सपेंसेस आर 10 लाख रुपीज एवरी मंथ. तो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड किस तरह के आप बहुत इंसान डिपेंड हैं। करता है. और जितना आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है इफेक्टिवली, आप मांग के चलिए कि इतना कॉर्पस होना चाहिए कि आप खाली 8% रिटर्न बनाएं, उससे आपका वो. सो फॉर एग्जांपल अगर आप आपका महीने का एक्सपेंस 10 लाख रुपए का है, तो सालाना एक्सपेंस आपका 1.25 करोड़ रुपए का हो गया. तो आपको कम से कम नहीं तो 15 करोड़ तो चाहिए. 15 करोड़ चाहिए, जिससे 8% की ब्याज में आपको 1.25 करोड़ है, बिकॉज आप कंजर्वेटिव भी तो रहना चाहेंगे ना. और 40 साल पे अगर आप रिटायर होंगे तो और आगे के भी तो 40 साल हैं. 40 साल हैं, तो थोड़ा उसमें से भी सेव करना पड़ेगा आपको इफेक्टिवली. सो तो ये फायर की जो डिबेट है ये तभी रेलेवेंट है अगर आपके पहले आप थोड़ा इन्वेस्ट कर लें, कुछ करोड़ों रुपए रख लें, तभी बात करें ये फायर की. बिल्कुल सही बात है, नहीं तो ये फैड बन के रह जाए. फैड बन के रह जाए. तो ये बताइए, आपकी एक, अगर मैं करियर ग्राफ देखूं, आपने रॉक बॉटम से शुरू किया और वहां से आप चढ़ चढ़ के करियर में ऊपर आए इस लेवल पर, इस कम उम्र में. क्या एडवाइस है आपकी आपको लोगों को, क्योंकि हम एक और दौर से गुजर रहे हैं जहां इम्पेशंस बहुत है लोगों. आपने मेंशन किया आप एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में 16 साल से. आजकल तो लोग 16 दिन रह लें तो बहुत बड़ी बात है, 16 महीने तो बहुत ही बड़ी बात है. हाँ, करेक्ट. हम भी काफ़ी लोगों को मिलते हैं. मिलते रहते होंगे आप जिनको हायर कर. तो क्या एडवाइस है आपकी यंग लोगों को कि किस तरह से अगर आपको अपना करियर देखना है? हाँ ठीक है, आप प्राइवेट सेक्टर के हैं, आजकल ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही है. गवर्नमेंट वाली वो दिन गए कि आप एक जगह गए और 50 साल 40 साल काम करके निकले. क्या एडवाइस है आपकी? तो जैसे अभी भी फॉर एग्जांपल हमारे काफ़ी फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं, करेक्ट. एंड काफ़ी बार मैं भी उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ.
तो काफ़ी मेरा उनसे ये कॉन्वर्सेशन रहता है कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर, व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, आई थिंक योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल. आई वुड से इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. आप जो भी करें इफेक्टिवली, अगर आपको अपना स्टार्टअप भी करना है या आपको जॉब भी करनी है, तो हार्ड वर्क सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वन विच यू शुड, सो आई वुड से दैट आई कीप टेलिंग देम कि डोंट लुक द पर्सन हु इज एट 35-40 एंड कंपेयर योर सेल्फ. Look individually at yourself and see how much hard work and sincerity you can put right now to learn more, because if you learn at a very early stage and have more experiences effectively, the chances of you making a stronghold in the organization, doing lot of value will significantly go up. क्योंकि आप जब अर्ली हैं तो आपकी लर्निंग क्वेश्चन भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेटर रहता है. आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो आपके एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे. एज योर एक्सपीरियंसेस ग्रो देयर, the chances of you understanding is higher, and once your understanding is higher, the overall respect of the system goes for you very high. और जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, then it becomes a virtuous cycle कि लोग भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो आपको पूरा कार्यकाल जो आपका काम करने का तरीका है वो आपको और अच्छा लगने लगेगा. तो एक तो ये है. सेकेंडली ये है, मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल assume things in their mind when you are young at age, you starting your career. I think you should speak up more. You should speak up more as an individual. कोई डाउट है अगर डाउट आपके है, मन में पूछ लीजिए. पूछ लीजिए. शाइनेस कम रहना चाहिए. पैसे का क्या रोल है इसमें? क्योंकि कई बार देखते हैं कि अगली जगह से 10%, 5% बढ़ के. मैं उस पर आप आता हूँ. आई ऑल्सो कम. तो ये एक दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और थर्ड ये है कि आदमी को करियर में और जो भी स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस हो रहा है उसमें काफ़ी आउटसाइड वर्ल्ड को देख के अपना थिंकिंग थॉट प्रोसेस बनाना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी दूसरी 10 कंपनियां कैसे काम कर रही हैं, उसके बारे में इंटरेस्ट होना. सो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो खाली अभी करंट जॉब में काफ़ी फिक्स्ड हैं या उसी के जो उनको बोल रहे हैं वही सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाहर है वो सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. सो अगर ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो यू कैन बी far more respected in the organization, and you become more respected, then automatically your love for the organization will also go up. So ये automatic है, virtuous है. Coming back to your point, Vivek, I think financial is very important, undoubtedly, because every work works for that aspiration only. Correct कि सैलरी बढ़ती रहे, पैसा बढ़ता रहे, इससे जो उसने एस्पिरेशन रखे हैं उसके अचीव हो सकें. पर मेरा ये मानना है कि और ये मैं अपने लोगों को भी बोलता रहता हूँ कि आप अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को कभी 1 साल के नज़रिए से मत देखिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल क्या दिया. आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को 3 या 4 साल का टाइम दीजिए और फिर आपको अपना सैलरी ब्रैकेट्स कंपेयर करने चाहिए बाकी लोगों के अनुमानित इफेक्टिवली. अभी लोगों को लगता है कि इस साल में नहीं हुआ तो शुड आई मूव टू अनदर कंपनी जहाँ मुझे ज़्यादा मिल जाएगा. और आप एक बात नहीं समझ रहे कि जो आप वापस जाएंगे, building your credibility, building your understanding, building that reputation will also take time. And end of the day, your credibility or reputation is like compounding on you effectively from financial point of view, from your organizational respect point of view, from role point of view, what you'll get over a period of time. So हर चीज़ का है इम्पैक्ट. पर आप खाली एक उस टाइम के मोमेंट में जो आपको लगता है कि अच्छा हुआ, खराब हुआ या मुझे अगले ज़्यादा मिलेगा, मेरा ये मानना है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को कंपटीशन के सैलरी स्ट्रक्चर्स में एडजस्ट करते हैं. हो सकता है 1 साल में एडजस्ट ना करें, वो 2-3 साल के टाइम पीरियड में 100% हम लोग एडजस्ट करते हैं. जैसे जब हम भी देखते हैं किसी को हायर करने के लिए, या हम भी किसी को देखते हैं कि कितना अप्रेजल करना चाहिए, कैसे उसकी सैलरी उतरनी चाहिए, या जब मैं अपने आप को भी देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि इफेक्टिवली कॉम्पिटिशन बाहर मार्केट में क्या चल रहा है. हो सकता है आप पूरे एडजस्टमेंट अभी ना कर सको, पर ओवर पीरियड में आपका हो ही जाएगा. और घूम फिर के आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए जहां आपको लगता है कि आपका मन लग रहा है, वेर यू फाइंड द वर्क एक्साइटिंग. मुझे लगता है कि फाइनेंशियली तो एडजस्टमेंट हो ही जाएगा. और आप वेल्थ मैनेजर हैं तो ये कैसे नहीं पूछ सकता आपसे, वेल्थ की भी बात करनी चाहिए थोड़ी, कि कोई इंडिविजुअल जो हैं जिन्होंने
दो तीन मिथ हैं जैसे इंडिया में। एक ये है कि खासकर यंग लोगों से बात करो तो अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं, और ये शायद इसलिए भी क्रिएट हुआ है क्योंकि शुरू में आपकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस आने से पहले बैंक्स जो थे वो, उनके जो वेल्थ मैनेजमेंट आर्म्स थे वो तो एक बहुत ही बड़ी रकम मांगते थे पहले कि आप घुस भी पाए अंदर। तो कहीं ना कहीं शायद वेरियस फैक्टर्स करके एक मिथ सी बन गई कि इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब मेरे पास पैसे हों। और आज हम उस मुकाम पे हैं जहां हम कह रहे हैं लोगों से कि आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं SIP। तो इस पे ज़रा बताइए कि वेल्थ की इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है, वेल्थ छोड़ दीजिए, वर्ड थोड़ा भारी भड़कम सा वर्ड है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे शुरू की जाए अगर आप किसी यंग पर्सन को बताना चाहें तो एक तो चीज़ बहुत क्लियर है कि जितने आप यंग हैं, द यंगर यू आर, द मोर द रिस्क यू कैन टेक इफेक्टिवली, बिकॉज एज यू ग्रो ओल्डर, your dependencies, your lifestyle, all will play a role in your way of you investing, correct? तो जितने आप यंग हैं उतना आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये। सेकंड ये है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट देखिए या कभी भी कुछ वेल्थ के बारे में बात कीजिए, द पॉइंट इज अबाउट कंपाउंडिंग, कि कितना आपका पैसा मल्टीप्लाई कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप यंग हैं तो आपके पैसे की कंपाउंड करने की कैपेबिलिटी आने वाले 25-30 साल में ज़्यादा रहेगी। तो इन दोनों नज़रिए से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमेशा इसमें एक रिस्क का पैरामीटर रहता है, वेल्थ क्रिएट करने के लिए जिसमें हमेशा कंपाउंडिंग का पैरामीटर रहता है, तो स्टार्टिंग एट अ यंग एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिवली। एंड आई वुड से that people should not think that whether they have enough or not enough, because now there are platforms available, there are products available, whereas you said कि आप 500 रुपये में भी चालू कर सकते हैं, तो आप चालू कीजिए। मुझे लगता है कि जितना आप जल्दी चालू करेंगे उतना बेटर रिस्क ले पाएंगे, उतने आप पैसे को ज़्यादा कंपाउंड कर पाएंगे। तो जल्दी तो चालू करना ही चाहिए फॉर श्योर, एंड एज अर्ली यू स्टार्ट, I think the chances of you creating a wealth over period of time is far higher. अब चालू कैसे करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच एवरीवन आस्क्स। आई वुड से दैट एक फिलॉसफी आदमी को हमेशा रखनी चाहिए दिमाग में जब तक वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट होराइजन कर रहा है, ये है कि एक एसेट एलोकेशन करके जो हमारा फिलॉसफी, जो हम काफ़ी नुआम में भी फॉलो करते हैं और सारे क्लाइंट को बोलते हैं फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट अलाउज यू टू हैव a distribution of your money over multiple asset classes. For example, दो asset class important हैं, equity और debt, और थोड़ा बहुत gold. Equity will give you growth, debt will give you stability, effectively, ऐसे मांग के चलिए आप। और since आप young हैं तो आप ज़्यादा equity exposure उस टाइम ले सकते हैं। अगर आपका पैसा 15% से कंपाउंड कर रहा है इफेक्टिवली, तो आपका पैसा मोटा मोटी 4.5-5 साल में डबल करेगा। हर फिर 5 साल में उसके बाद डबलिंग कर सकता है। जैसे अभी करंट मार्केट रिटर्न्स हैं तो इट कैन बी मोर फास्टर इफेक्टिवली। तो एसेट एलोकेशन यूज़ कीजिए। आप अर्ली चालू करेंगे तो ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, पर डेट थोड़ा कम कर सकते हैं इफेक्टिवली। जैसे इसमें एक रूल है 100 माइनस से एज। तो अगर आप 20 साल के हैं, 100 माइनस 20 किए, 80% आप इक्विटी पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना, बाकी 15-20% गोल्ड थोड़ा डेट करके पूरा अपना जर्नी चालू कर सकते हैं। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गेट कंपाउंडिंग, यू गेट मोर कैश फ्लो, आपके पास आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। यही फॉर्मूले को एडजस्ट करते करते आप अपना डिप्लॉयमेंट करते जाइए। आई वुड से जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप जाते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी IQ इंपॉर्टेंट है, IQ की आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, आपने राइट वेल्थ मैनेजर डिप्लॉय किया है कि नहीं किया, कि आप खाली लोगों की बातें सुन के काफ़ी आई वुड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे अभी करंट मार्केट में देखिए, करेक्ट, अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, पर सबसे ज़्यादा फ्लो भी अभी आ रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि हम भारतवासियों को ना ये एक फ्लेवर ऑफ द सीजन में हम बड़े इंटरेस्टेड हैं। करेक्ट। तो आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, देखा 40,000 करोड़ आए पिछले महीने म्यूचुअल फंड में, लेकिन हाफ आए सबसे हाईएस्ट रिस्क थीमेटिक फंड्स में। होड़ मच जाती है हमें, ऐसे के दौड़ के जाइए। तो मैं दूसरा पॉइंट बोलने वाला था कि
इन्वेस्ट की जर्नी में आपको IQ चाहिए और EQ चाहिए। तो EQ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन देगा ये? आप गलत तो एसेट एलोकेशन ही मैनेज कर सकता है आपके लिए, क्योंकि आप सब कुछ जब पूरा एक चीज पे ऑल एग्स आर नॉट इन वन बास्केट, द चांस ऑफ इफ यू गो रॉन्ग ऑल्सो देयर इज समथिंग विच कैन मिटिगेट योर रिस्क इफेक्टिवली। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 35 साल के हैं और आपका पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी और 50% डेट है, तो आप 50% पे यू कैन गो रॉन्ग, 50 विल सेव यू, एंड दैट 50 विल गिव यू लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड when the problem is happening, and then you can take more righter decisions effectively. What happens क्या होता है कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सही नहीं है तो सारे सबसे गलत टाइम पे आप सबसे गलत डिसीजन लेंगे। और मार्केट में और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में डिसीजन इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप गलत टाइम पे सबसे गलत डिसीजन ना लीजिए। इसमें एसेट एलोकेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल इफेक्टिवली। लेकिन इसके लिए हैंड होल्डिंग भी तो चाहिए ना। एक तरफ से आजकल ये जनरेशन सब कुछ डू इट योरसेल्फ करना चाहती है, जाके 4 बटन दबाए और कर दिए। ये कैसे होगा? ये कौन बताएगा? ये EQ लोगों को कौन समझाए? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन जैसे मैंने आपको समझाया इतना मुश्किल नहीं है। जैसे 100 माइनस एज इज इक्विटी, रेस्ट इज डेट, यू कैन हैव सम एलोकेशन ऑन गोल्ड इफेक्टिवली, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं। आपके जैसी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, क्या अब इस लेवल पर आई हैं कि कम पैसे वालों को भी केटर कर रहे हैं? हाँ, ऐसा मतलब देयर इज नो एंट्री बैरियर फॉर अस इफेक्टिवली, देयर इज नो एंट्री वो बैरियर। दौर अब शुरू हो गया। हाँ, वो ऐसा कोई एंट्री बैरियर नहीं है। तो इफ देयर आर बहुत हेवी नाम है ना आपकी कंपनी का, नुवामा वेल्थ। ऐसा लगता है जैसे कि सर इतना सिंपल नाम है, नुवामा, खाली 5-6 लेटर का वर्ड है, इतना तो सिंपल है। ये एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, दिल्ली की याद आती है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन आप तो चालू टका पूरे मुंबई करोगे। अब तो 10 साल हो गया, तो यू 10 साल ही हो यहाँ। हाँ, लिंगो चेंजेस ना, 10 साल हो दिल्ली गया। की क्या याद आती है आपको सबसे ज्यादा? अरे दिल्ली कॉलेज के दिन याद आते हैं? कॉलेज भी अच्छा था, आई वुड से दैट। क्योंकि जब आदमी एक बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो अक्सर पीछे मुड़ के काफी देखता है कि कब सबसे ज्यादा खुश था मैं, सबसे ज्यादा फ्री था। ये सब चीजें आती हैं इंसान के मन हाँ में। हाँ, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और जैसे हमारी तो दुकान दिल्ली में काफ़ी मानी हुई मार्केट है, GK1 M ब्लॉक में है। हाँ, वो बहुत फेमस मार्केट। तो मेरा पलना बढ़ना तो वहीं हुआ इफेक्टिवली। तो आई हैव सीन द बेस्ट लाइफ ऑफ दिल्ली देयर इफेक्ट इन दैट सेंस। तो उधर की बहुत याद आती है। दैट इज वन ऑफ द टाइम्स दैट इज विद द हाइलाइट्स ऑफ एटलीस्ट माय चाइल्डहुड और माय कॉलेज डेज देयर। तो उसकी काफ़ी याद आती है। आई थिंक कॉलेज की काफ़ी याद आती है। कॉलेज वाज ग्रेट डेज। आई थिंक वर्किंग इन आवर शॉप and doing a lot of things at that age is also fairly, I would say, memorable for me as an individual. फूडी हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा। कौन सी फेवरेट जगह आपकी? सो दिल्ली में तो बहुत जगह हैं, जैसे जो हमारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग बॉम्बे भी शिफ्ट हो गए हैं। बंगाली मार्केट में नथूज है, आप गए होंगे वहाँ पर, वो बहुत ज़बरदस्त है। छोले भटूरे की दुकान है लाजपत नगर में काफ़ी। नागपाल है। आप अगली बार आएंगे तो साथ छोले भटूरे खाएंगे। पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, राहुल। Vic. बातें तो बहुत है करने को, लेकिन वक्त की हमेशा कमी रहती है। Thanks अगली for बार inviting me to कुछ the और show. बातें करेंगे। पक्का, थैंक यू। पक्का, thank you, Vic.